गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। अप टू लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज थर्ड कैटेगरी एंड आफ्टर दैट इट विल बी फोर्थ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा नाम ही सजेस्ट करा, डिस्प्लेस करना, किसी को हटा देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, दीज आर द रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल किसी दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा। एक जनरल एग्जांपल हमने लिखा है, एक एलिमेंट है ए और एक कंपाउंड है बी सी। तो जब हमने दोनों को एक दूसरे से मिक्स किया तो ए क्योंकि बी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो बी को ए हटा देगा और जहाँ पर बी था वहाँ पे ए आ गया। मतलब पहले बी था सी के साथ कंबाइंड, अब बी की जगह कंबाइन हो गया ए, बी यहाँ से रिप्लेस हो गया। अब एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं। Zn को, जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में ऐड करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में से जो H2 है ये हट जाएगा और इसकी जगह पर Zn आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि Zn H2 से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव होता है, इसको हम डिसाइड करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से, जो कि इसके बाद के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी थोड़े बहुत एग्जांपल्स हम याद रख सकते हैं कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो H2 को जिंक ने रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। एक और रिएक्शन, जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट में ऐड करेंगे तो अगेन याद रखना है कि Zn जो होता है, जो जिंक होता है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर Zn कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा एंड वी विल गेट अ कंपाउंड ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। ना ऊपर वाले रिएक्शन थे डिस्प्लेसमेंट, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ था। डबल डिस्प्लेसमेंट 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका एक और नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, किसी रिएक्शन में अगर एक ऐसा कोई कंपाउंड बनता है जो सॉल्युबल नहीं होता है और सॉलिड की फॉर्म में वो उस टेस्ट ट्यूब में नीचे जम जाता है, सेटल हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट जिन रिएक्शंस में फॉर्म होता है उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जनरली ये देखा गया है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता ही होता है 90% केसेस में। इसीलिए कॉमनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आउट ऑफ 4 रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन, विच रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हमें याद रखना है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही सेकंड नेम है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इन रिएक्शंस में हम 2 सॉल्यूशन लेते हैं, 2 एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, 2 सॉल्ट, और दोनों को एक दूसरे से रिएक्ट करवाते हैं। तो होगा क्या, दोनों के जो कटायन वाला पार्ट है या दोनों का जो पॉजिटिव पार्ट है, अनायन भी वैसे एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं लेकिन हम एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि जब हम 2 सॉल्ट को एक दूसरे से मिक्स करेंगे, मेड टू रिएक्ट विद ईच अदर, तो इन दोनों के जो कटायंस हैं वो एक दूसरे को हटा के इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे एक कंपाउंड लिया हमने AB और एक कंपाउंड लिया हमने CD। कंपाउंड का जो लेफ्ट पार्ट होता है वो कैटायन का पार्ट होता है और राइट पार्ट अनायन का होता है। मतलब लेफ्ट वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और राइट वाले पार्ट पे नेगेटिव। ऐसे इधर C पे पॉजिटिव चार्ज होगा, D पे नेगेटिव। अब हुआ क्या, A चला जाएगा C की जगह पर और C आ जाएगा A की जगह पर। 2 बार इंटरचेंज हुआ, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट्स वाई डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए जहाँ पर B था, B के साथ पहले A अटैच था, अब C आ गया और C की जगह पर कौन आ गया, A। ये तो सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेगा, लेकिन मान लीजिए CV जो फॉर्म हुआ है ये सॉलिड की फॉर्म में होगा। सॉरी, ये एक्वस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड, दिस विल बी सॉलिड। तो सॉलिड की फॉर्म में नीचे जम गया, दैट इज प्रेसिपिटेट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका एक्वस सॉल्यूशन हम रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 से। रिएक्शन के बाद में बेरियम के जगह पर सोडियम आ जाएगा, तो 2 सोडियम और 2 क्लोरीन रिएक्ट करके फॉर्म कर लेंगे 2NaCl, और SO4 के साथ पहले सोडियम था, अब वहाँ पे बेरियम आ जाएगा, तो इट विल फॉर्म BaSO4। और ये जो BaSO4 है ये सॉलिड की फॉर्म में नीचे जम जाएगा, इनसॉल्युबल होगा, डिजोल्व नहीं हो पाएगा पूरा, और इनसॉल्युबल
जो सब्सटेंस फॉर्म होता है किसी रिएक्शन में इनसॉल्युबल, जो डिजोल्व ना हो पाए, उस सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। शॉर्ट में इसे हम पीपीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो BaSO4 यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेड नाइट्रेट का अगर हम रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो अगेन Pb की जगह पर कौन आ जाएगा, पोटेशियम, और पोटेशियम की जगह पर आ जाएगा Pb। तो Pb जब I के साथ ऐड करता है तो ये फॉर्म करता है PbI2। अगेन सॉलिड की फॉर्म में बनता है ये, तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्रेसिपिटेट। NO3 के साथ पहले लेड था, लेकिन अब यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा, तो ये आ गया 2KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर भी 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, पोटेशियम ने लेड को रिप्लेस किया और लेड ने पोटेशियम को। तो ये था हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन 2 पार्ट से मिलकर बनना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिन रिएक्शंस में एक साथ होता है उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इट मीन्स पहले हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें से इसमें से कोई सा भी एक पार्ट हो रहा हो, या तो उस रिएक्शन में क्या ऐड हो, ऑक्सीजन, या फिर उस रिएक्शन में से क्या बाहर निकल जाए, रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन, या फिर उस रिएक्शन में कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, या फिर लास्ट उस रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, ये हम केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है हमारा, हम उसमें डिस्कस करेंगे, या फिर 11th क्लास में ज़्यादा डिटेल में आएगा। लेकिन अभी हम इतना याद रख सकते हैं कि जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वैलेंस शेल में अगर किसी के 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं, मतलब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। और जनरली हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं हम याद रख सकते हैं कुछ, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, ये कुछ कॉमन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो कहीं पर ये वाले एलिमेंट अगर ऐड होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं तो वो रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस O2, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कार्बन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। H2 प्लस O2, ऑक्सीजन ऐड हुआ हाइड्रोजन में, अगेन इट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, अब ऑक्सीजन रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन का पहले वाले में लॉस हुआ था, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा, ले रहा है, तो भी वो रिडक्शन है। फिर 4th पॉइंट में हमने वहाँ पे देखा था कि कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा था, अब कौन ऐड होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्कस तो बाद में करना, लेकिन अभी हम याद रख सकते हैं कि वैलेंस शेल में किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो रिडक्शन हमने देख लिया, ऑक्सीडेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो रिएक्शंस जिसमें कि दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। दोनों चीज़ें क्या, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो दोज रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन पास कराया। जब हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन पास कराएंगे तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को खुद ले लेगा, क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया और कॉपर के साथ का जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन ने ले लिया, इट फॉर्म H2O। अब हम देखते हैं इसमें क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होते होते कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। इसका मतलब इसमें से, इस कंपाउंड में से रिएक्शन जैसे जैसे आगे हो रही है ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है, जिस कंपाउंड का रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा इसको देखते हैं, H2 है हमारे पास, रिएक्शन जैसी कंप्लीट हुई तो हम देख रहे हैं कि H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिसमें होता है उसका हम मानते हैं क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन।
जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एजेंट कौन सा कहलाएगा, रिड्यूसिंग। उल्टा, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसमें हमने एल्युमिनियम ऐड किया। हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आयरन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आयरन फ्री हो गया, अकेला हो गया, इसका ऑक्सीजन हट चुका है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन कम हुआ है, और ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एल्युमिनियम को देखते हैं। एल्युमिनियम यहाँ पे अकेला था, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें दिख रहा है कि एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। इट मीन्स एल्युमिनियम में ऑक्सीजन आके ऐड हुआ है। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन से एजेंट है, रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है और आयरन ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद का हमारा टॉपिक है कोरोजन एंड रस्टिंग। नाउ व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन किसी भी मेटल के सरफेस का खराब हो जाना। तो मेटल के सरफेस का डिग्रेड होना, डिग्रेड का मतलब उसके सरफेस का खराब हो जाना, क्या कहलाता है, कोरोजन। अब ये होता कब है, जब हम किसी मेटल को एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोज का मतलब छोड़ दिया हमने, कहाँ पर, मॉइस्चर में, एयर में या खुले में छोड़ दिया, और वहाँ पे आसपास में कुछ एसिड्स हो। तो एसिड, मॉइस्चर और एयर, अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं किसी मेटल के सरफेस को, तो उसका सरफेस खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे सिल्वर का जब कोरोजन होता है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। मतलब सिल्वर का जो ऑर्नामेंट्स होता है, जो सिल्वर के गहने होते हैं, कुछ टाइम बाद वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। क्यों, कोरोजन की वजह से। क्योंकि जैसे जैसे हम उसका यूज़ करते हैं वो एयर में एक्सपोज हो रहा है, मॉइस्चर में एक्सपोज हो रहा है, और एटमॉस्फेयर में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, एसिड्स भी हैं, तो वो सब सिल्वर से रिएक्ट कर करके उसके कलर को चेंज करते रहते हैं, और अल्टीमेटली सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक। ऐसी जो कॉपर के कॉइन्स जो होते हैं, जो कॉपर का जो मेटल होता है, वो कुछ टाइम बाद ग्रीन कलर का हो जाता है। अगेन दैट इज ड्यू टू कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सर्फेस व्हेन दैट मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर एंड एसिड। आयरन के केस में हम कोरोजन को बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग एक कॉमन टर्म है जिसे बोलते हैं जंग लगना। तो जंग लगना या रस्टिंग होना, तो रस्टिंग जो है वो भी एक तरह से कोरोजन ही है। रस्टिंग इज ऑल्सो कोरोजन। तो कोरोजन वर्ड तो हम किसी भी मेटल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आयरन के केस में, लोहे के केस में, अगर आयरन का कोरोजन हुआ है तो हम एक अलग से नाम देते हैं उसके लिए, रस्टिंग। तो आयरन में हम कोरोजन वर्ड यूज़ नहीं करते, हम कहते हैं आयरन का रस्टिंग हो गया। अब आयरन के रस्टिंग के लिए भी यही तीन चीज़ें चाहिए। मॉइस्चर हो, अगर हम आयरन को ओपन में छोड़ दें, वहाँ पे मॉइस्चर हो, एयर हो या एसिड्स हो, तो ये तीनों आयरन के सरफेस को ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं और आयरन पे रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो आयरन के केस में कोरोजन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। और हमें बस रस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज Fe2O3.XH2O। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और XH2O मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं ये नहीं पता, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स वर्ड लगा दिया। तो ये पूरा फॉर्मूला है रस्ट का, Fe2O3.XH2O। हम कोरोजन को या रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं, एक तो हम पेंट्स लगा सकते हैं। जिस सरफेस को हमें बचाना है, हम नहीं चाहते कि उसका कोरोजन हो, तो हम उस पर पेंट लगा देते हैं या ऑयल लगा देते हैं। इससे क्या होता है, पेंट या जो ऑयल का सरफेस होता है वो मेटल को एयर की कांटेक्ट में नहीं आने देता, और जब तक एयर मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, मेटल का कोरोजन या रस्टिंग नहीं हो सकता। बाकी डिटेल में इस टॉपिक को, कोरोजन और रस्टिंग को और इसके प्रिवेंशन के मेथड्स को हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 3rd चैप्टर है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ रैंसिडिटी। नाउ व्हाट इज़ रैंसिडिटी। जब भी हम किसी ऐसे फूड आइटम्स को जिसके अंदर हम फैट या ऑयल का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम वेजिटेबल्स बनाते हैं, जब हम सब्जी बनाते हैं, तो ऑयल का यूज़ करते हैं या फैट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे फूड आइटम्स को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं, ओपन में छोड़ देते हैं, तो उनका टेस्ट और उनका स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। तो फूड आइटम्स जिसमें कि फैट या ऑयल है, अगर वो ओपन में या एयर में छोड़ दिए जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, तो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं खाना ख़राब हो गया। तो किसी भी फूड आइटम के टेस्ट का, स्मेल का चेंज होना कब, जब उसके अंदर फैट और ऑयल हो और हमने उसे कहाँ छोड़ दिया हो, ओपन में। इस प्रोसेस को ही हम क्या नाम देते हैं, रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड आइटम कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। अब हम रैंसिडिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर खाने को ख़राब होने से हम कैसे रोक सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं,
इनको फूड आइटम्स को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं सो दैट वहाँ का टेम्परेचर कम होता है और फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि रेंसिटी जो होती है फूड आइटम की वो किस वजह से होती है, जो फूड आइटम्स हैं उसके अंदर जो फैट है या जो ऑयल है वो रिएक्ट करता है एयर के साथ। तो जब फैट या ऑयल, फैट और ऑयल दोनों केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, जब वो एयर से रिएक्ट करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से फूड जो होगा उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, इवन उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। इट मीन्स देखा जाए तो फूड आइटम्स का जो रेंसिटी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि फूड आइटम का जो फैट और ऑयल है वो एयर से रिएक्ट कर रहा है। रेफ्रिजरेटर में अगर हम रख देते हैं फूड आइटम्स को तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से फूड आइटम के अंदर जो ऑयल और फैट है उसका जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम फूड आइटम्स को स्पॉयल होने से बचा सकते हैं बाय कीपिंग इट इन रेफ्रिजरेटर। एक और मेथड है हमारे पास, जो चिप्स या जो अंकल चिप्स, जो लेज या जितने भी हमारे पैक्ड आइटम्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अब नाइट्रोजन गैस क्या काम करती है, वो फूड आइटम के अंदर जो ऑयल या फैट है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो नाइट्रोजन गैस को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब एक ऐसी गैस जो ऑक्सीडेशन होने से फूड आइटम्स को प्रिवेंट करके रखे। तो हमने देखा होगा जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं, अंकल चिप्स, लेज, कुरकुरे, ये काफ़ी मतलब स्वेल होते हैं, काफ़ी फूले हुए से होते हैं क्योंकि उसके अंदर गैस भरी होती है। जैसे हम इसे क्या कहते हैं, टीयर अप करते हैं, फाड़ते हैं तो इसमें से पहले गैस बाहर निकलती है। वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस, जो कि उसको स्पॉयल होने से बचाती है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि विच गैस इज यूज टू प्रिवेंट द रेंसिटी ऑफ फूड। तो याद रखना नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की वजह से फूड आइटम का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और हमारे फूड आइटम्स का रेंसिटी भी नहीं होगा, मतलब जो उनका स्पॉयलेज होने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। बट ये भी एक फिक्स ड्यूरेशन तक ही फूड को ख़राब होने से बचा सकता है। तो इसलिए पैकेट्स पे लिखा रहता है कि वी कैन यूज़ बिफोर 6 मंथ और 12 मंथ्स। इसका मतलब नाइट्रोजन गैस की जो कैपेसिटी है उस फूड को बचाने की वो या तो 6 मंथ तक या 12 मंथ तक है, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। थैंक यू।